हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसके अंडर हम लोग न्यूटन के लॉज डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल वाला टॉपिक भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स। तो मतलब अब हम लोग उस मोशन की बात करेंगे जिसके अंडर हमारी जो फोर्स है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कोई जनरल एग्जांपल लूँ ना, तो मोशन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स की जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल दैट इज F इज इक्वल्स टू mg। जी क्या है, मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अर्थ के सरफेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस जी को यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, इसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। सो वन ऑफ द फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ मोशन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ये अगर जी मेरे पास यानी मेरी एक्सेलरेशन है जो, वो अगर कांस्टेंट है, ठीक है, यानी ये चीज़ मेरी कांस्टेंट है, मास तो मेरा ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो इन शॉर्ट मेरी जो फोर्स हो गई वो भी मेरी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी इसकी एक कॉमन एग्जांपल है। नाउ व्हेन द अप्लाइड फोर्स F ऑन अ पार्टिकल इज कांस्टेंट इन टाइम एंड हेंस देयर इज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर मेरा हम लोग किसी पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की है हमने, अगर वो मेरी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं और इस अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरी जो फोर्स है अगर हमने किसी पार्टिकल के ऊपर अप्लाई की है वो कांस्टेंट हो जाए, तो मेरी एक्सेलरेशन भी अपने आप ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगी। कैसे? हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर मेरी फोर्स कांस्टेंट है, मेरा मास भी कांस्टेंट होता है, तो मेरी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज dv/dt। अब फर्दर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशनल वैक्टर यानी dr/dt। तो अगर मैं v को dr/dt से रिप्लेस करूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और ये चीज़ फर्दर किसके इक्वल है, इसके, दैट इज F वैक्टर डिवाइडेड बाय m यानी मास। और ये कहाँ से आया, यहाँ से एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू निकाल ली m को इधर डिवाइड करके, तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1 इज पॉसिबल इफ द इनिशियल कंडीशंस आर नोन। कहते हैं अब हम इक्वेशन 1 की इंटीग्रेशन तभी परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन हो। इनिशियल कंडीशंस मतलब हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट ये चीज़ें गिवन हो। तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशंस लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन हम क्या ले रहे हैं कि अगर मेरा टाइम ज़ीरो है यानी टी अगर मेरा ज़ीरो है, तो मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी किसके इक्वल आएगी, वी ज़ीरो के, यानी वी नॉट भी बोल सकते हो आप इसके, वी नॉट के इक्वल आएगी। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, कंडीशंस इक्वेशन 1 पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो टाइम है वो ज़ीरो से स्टार्ट होके टी टाइम तक गया। अब अगर मेरे पास टाइम ज़ीरो है तो मेरे पास वेलोसिटी क्या आ रही है, वी नॉट। अगर टाइम टी है तो वी टी आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे डी टी को हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसके ऊपर हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई की। अब एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो और हमारे जो इंटीग्रेशन है वो परफॉर्म किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही है, डी टी के, तो यहाँ पे एक टी आ गया। अब इसके ऊपर आप फिर से लिमिट अप्लाई कर दो, क्या आएगी, टी माइनस ज़ीरो, तो इन शॉर्ट मेरे पास ए टी बन गया। यहाँ पे क्या आया, कांस्टेंट वैल्यू 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, वी के ऊपर फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई की, तो क्या आ गई, वी टी माइनस वी नॉट। फिर हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया और मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब फर्दर हमें पता है कि v क्या है, dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशनल वैक्टर। तो हम क्या करेंगे, अब नई इनिशियल कंडीशंस लेके चलेंगे कि अगर मेरा टाइम यानी t इक्वल्स टू ज़ीरो है तो मेरा rt क्या है, इक्वल्स टू r नॉट हो जाएगा। अब dt को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दीज इनिशियल कंडीशंस। और मेरे पास वी टी की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 2, तो हम वी टी की ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ये आ गई। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, ज़ीरो टू टी, एंड अगर ज़ीरो है मेरा टाइम तो आर नॉट, और अगर टी है तो आर टी। डन। अब इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दो,
वी नॉट क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, टी। अब टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, t²/2, तो मेरे पास ये चीज़ आई, अपर लिमिट पुट कर दो और लोअर लिमिट पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास 1 है और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे r, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करके ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, r0 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो मेरे पास rt की वैल्यू आ जाएगी और हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लेंगे। ठीक है। अब अगर मेरी इनिशियल कंडीशन r0 = 0 हो जाए तो मेरे पास इस इक्वेशन में हम लोग 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 बन गई ये। अब हमें मालूम है कि जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम लोग ये इनिशियल कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर मेरे पास टाइम t = 0 है तो rt = r0 हो जाएगा। हम यही लेके चले थे अभी भी, हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम क्या करेंगे, इस a = dv/dt को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे dr के साथ। ठीक है, फिर एक dr हम लोग dv के नीचे ले जाएंगे और dt को हम लोग इसके नीचे ले आए। अब dr/dt किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का, तो यहाँ पे क्या आ गया, v। dr को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, तो इक्वेशन ये आ गई नई वाली। अब इस इक्वेशन को फर्दर फिर इंटीग्रेट करो, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दीज इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, ए क्या है मेरे पास, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या आएगी, r, तो फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है गाइस, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे t आएगा दोनों जगह पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दी है। अब v की इंटीग्रेशन क्या होती है, v²/2, तो फिर हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट की, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन और ले लेंगे कि अगर मेरा r0 = 0 हो जाए, rt को हम लोग s सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी, दैट इज as - 0 और राइट हैंड साइड एज इट इज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो मेरे पास 5th इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरीके से। इक्वेशन 2, 4 एंड 5 आर फेमिलियर इक्वेशंस that describe the translational motion of a particle in one dimension। अब translational motion क्या है, motion in which all points of a moving body moves uniformly in the same line or direction। ठीक है, तो इट मीन्स अगर मेरे पास कोई मूविंग बॉडी गिवन है तो उस मूविंग बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में, सेम लाइन में ही मूव करेंगे और यूनिफॉर्मली मूव करेंगे। यूनिफॉर्मली मतलब उसकी स्पीड में या वेलोसिटी में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो गाइज अब हमारा ये मोशन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स वाला जो टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है।